तुगलक वंश ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक तरफ जीनियस तो दूसरी तरफ पूरी तरह से पागलपन। ये कहानी है एक ऐसी सल्तनत की जिसमें एक सुल्तान ने नहरें बनवाईं तो दूसरे ने अपनी ही सल्तनत को लगभग तबाह कर दिया। तो चलिए आज इस कमाल की और उलझी हुई दास्तां को समझते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है एक श्राप से। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के ये शब्द सिर्फ एक जुमला नहीं थे, नहीं, ये तो एक सुल्तान के किस्मत पर लगी वो मोहर थी जो तुगलक वंश के इतिहास पर हमेशा के लिए एक साए की तरह मंडराती रही। तो कौन था ये सुल्तान? ये थे गयासुद्दीन तुगलक, इस वंश के संस्थापक। और हाँ, ये वही पहले सुल्तान थे जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरें बनवाने का काम शुरू किया था। सब ठीक चल रहा था, लेकिन बंगाल से जीत कर लौटते हुए उनके स्वागत में बना एक लकड़ी का महल ढह गया और उनकी मौत हो गई। अब सवाल ये उठता है, क्या ये बस एक हादसा था या फिर एक बहुत बड़ी साजिश? इतिहास में आज भी इस पर बहस होती है। गयासुद्दीन के बाद तख्त पर आता है उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक, भारतीय इतिहास का शायद सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे दिलचस्प किरदार। एक ऐसा सुल्तान जिसके लिए सवाल आज भी वही हैं, पागल राजा या विजनरी? जरा सोचिए, एक सुल्तान जो अरबी फारसी जानता है, जिसे गणित और खगोल विज्ञान में महारत हासिल है, मतलब उस जमाने का सबसे पढ़ा लिखा शासक, लेकिन इतिहास उसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहता है। यही तो सबसे बड़ी पहेली है। इतना ज्ञान और फिर भी उसका राज इतना बड़ा डिजास्टर क्यों बना? तो उसके शासन को समझने के लिए उसके इन 5 बड़े फैसलों को देखना होगा। पहला, दोआब में टैक्स बढ़ाना, वो भी तब जब अकाल पड़ा था। दूसरा, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी चलाना। और फिर खुरासान और कराचिल के वो 2 सैनिक अभियान जो पूरी तरह फेल हो गए। ये एक के बाद एक ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जो सल्तनत पर बहुत भारी पड़े। बात करते हैं राजधानी बदलने की। साल था 1327। सुल्तान ने हुक्म दिया कि पूरी दिल्ली, जी हां, पूरी दिल्ली दौलताबाद चलेगी। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, 1500 किलोमीटर का रास्ता, चिलचिलाती गर्मी में पैदल। नतीजा, हजारों लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सड़कें लाशों से भर गईं। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर था, एक भयानक त्रासदी। फिर आया उसका शायद सबसे मशहूर या कहूं बदनाम एक्सपेरिमेंट, टोकन करेंसी। देखिए, आइडिया बहुत शानदार था। सोचा गया कि सल्तनत की कीमती चांदी को बचाया जाए। कैसे? तांबे और कांसे के सिक्के चलाकर, जिनकी कीमत चांदी के सिक्कों के बराबर मान ली जाएगी। ऑन पेपर ये एक जीनियस इकोनॉमिक रिफॉर्म था, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। आइडिया तो रेवोल्यूशनरी था, पर इसे लागू करने का तरीका बिल्कुल गलत। देखिए, सुल्तान ने सिक्कों पर कोई खास सरकारी निशान या ऐसा डिजाइन नहीं बनाया जिसे कॉपी करना मुश्किल हो। और फिर क्या था? हर घर टकसाल बन गया। लोगों ने धड़ल्ले से नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। पूरा बाजार नकली पैसों से भर गया और सल्तनत की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। और इस पूरे केओटिक दौर का एक चश्मदीद गवाह भी था। मोरक्को से आया एक मशहूर यात्री इब्न बतूता। वो 1333 में तुगलक के दरबार में पहुंचा था। उसने अपनी आंखों से जो भी देखा, जो भी सहा, वो सब अपनी किताब किताबुल रहला में लिख दिया। आज हम जो भी जानते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा हमें इब्न बतूता की वजह से ही पता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद सल्तनत को मिला एक नया सुल्तान, उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, एकदम जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ था केओस और दूसरी तरफ था कंस्ट्रक्शन। एक तरफ था निर्माता तो दूसरी तरफ थी उसकी कट्टरता। यहां देखिए, ये जो फर्क है वो एकदम साफ है। मोहम्मद बिन तुगलक के आइडियाज बड़े थे, एम्बिशियस थे, लेकिन फिरोज शाह वो प्रैक्टिकल था। उसका फोकस था वेलफेयर प्रोजेक्ट्स पर। एक के राज में अभूतपूर्व अराजकता फैली तो दूसरे के राज में हुआ अभूतपूर्व निर्माण। एक की मौत एक अभियान के दौरान हुई और दूसरा बुढ़ापे में शांति से मरा। फिरोज शाह को द बिल्डर सुल्तान कहना गलत नहीं होगा। उसने 300 से ज्यादा नए शहर बसाए, जैसे हिसार, फिरोजाबाद। सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरें बनवाईं। गरीबों के लिए अस्पताल, जिन्हें दारुल शफा कहा जाता था, वो शुरू किए। और तो और, इतिहास में भी उसकी बहुत रुचि थी। उसने अशोक के 2 स्तंभों को बड़ी मेहनत से दिल्ली मंगवाया।
अच्छा, उसने कुछ बहुत ज़रूरी डिपार्टमेंट्स भी बनाए, जो एग्ज़ाम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे दीवाने खैरात, ये गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी में मदद के लिए था। दारुल शिफा तो हम जानते ही हैं, मुफ्त अस्पताल, और एक था दीवाने बंदगान, ये उसके 1,80,000 दासों की देखभाल के लिए एक अलग ही विभाग था। सोचे। लेकिन जैसा कि होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी था। फिरोज शाह के इन अच्छे कामों के साथ साथ उसकी धार्मिक कट्टरता का पक्ष भी था। वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान बना जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। ये उसकी धार्मिक असहिष्णुता की तरफ एक बड़ा कदम माना जाता है, तो उसे सिर्फ एक निर्माता के तौर पर देखना अधूरा होगा। फिरोज शाह की मौत के साथ ही तुगलक वंश का अच्छा वक्त भी खत्म हो गया। सल्तनत कमजोर पड़ने लगी और अब बस पतन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, और इसका अंत करने आ रहा था तैमूर। देखिए, 1388 में फिरोज शाह की मौत हुई और सल्तनत बिखरने लगी, और ठीक 10 साल बाद 1398 में जब आखिरी शासक नसीरुद्दीन महमूद गद्दी पे था, तैमूर लंग ने भारत पर हमला कर दिया। कमजोर हो चुकी सल्तनत उसका सामना नहीं कर पाई। 1398 ये साल दिल्ली के इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। ये वो साल था जिसने एक बड़ी सल्तनत को वो आखिरी जबरदस्त झटका दिया जिससे वो फिर कभी उबर नहीं पाई। तैमूर की फौज ने दिल्ली में जो किया वो एक भयानक नरसंहार था। उसने शहर को लूटा, जलाया और ऐसा कत्लेआम मचाया कि दिल्ली एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गई। इस हमले ने तुगलक सल्तनत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो एक शाप से जो कहानी शुरू हुई थी वो एक कब्रिस्तान पर आकर खत्म हुई। इस वंश ने हमें एक जीनियस भी दिया, एक निर्माता भी। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या तुगलक वंश का ये हश्र सिर्फ गलत फैसलों और बुरे वक्त का नतीजा था, या फिर इसकी किस्मत तो उसी दिन लिख दी गई थी जब निजामुद्दीन औलिया ने कहा था, खुनूज दिल्ली दूरस्त।